यह जानने के बाद कि हमारा इतिहास किस प्रकार पुनर्निर्मित हुआ, अब हम बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। आखिर अशोक या समुद्रगुप्त अचानक नहीं आए। कई सौ वर्ष लगे एक व्यक्ति को सम्राट बनने में, और इस प्रक्रिया में जो काल गुजरा, इसमें अनेक घटनाएं हुई। सर्वप्रथम 16 महाजनपद यानी वे क्षेत्र जो एक तरीके से छोटे छोटे गांव थे, और एक गांव स्वयं में एक राज्य था। फिर उसके बाद गांव बढ़ते बढ़ते जनपद हुआ, जिसमें कुछ गांवों को मिलाकर एक क्षेत्र बना। फिर यही क्षेत्र बढ़ते बढ़ते और महाजनपद बने। महा यानी बड़ा, महाजनपद बने। ये सब एक दूसरे से लड़ते भी थे, एक दूसरे पर हमला करके एक दूसरे को हथियाते भी थे, और इस प्रकार यदि पूर्व में अनेक जनपद थे तो धीरे धीरे इनकी संख्या घटकर 16 जनपद रह गई। और ये 16 जनपद जो हैं, आप जैसा नक्शे में देखेंगे, मूल रूप से ये सब उत्तर भारत के। दक्षिण में जो एक ही महाजनपद था, जिसको हम कह सकते हैं मध्य भारत का क्षेत्र, वह था उज्जैनी। बाकी अन्य महाजनपद आज के बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, और वहाँ अफगानिस्तान, कुछ बंगाल में। इस प्रकार ये वह क्षेत्र है जहाँ से हमारा आधुनिक इतिहास हड़प्पा के बाद का प्रारंभ होता है। इन 16 महाजनपदों में, ये जो महाजनपद हैं, इनको हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला राजतांत्रिक महाजनपद, दूसरा कुलीन महाजनपद, और तीसरा गणतांत्रिक महाजनपद। राजतांत्रिक महाजनपद वे हैं जहाँ पे राजा रहते थे, जहाँ का मुखिया राजा होता था, राजसत्ता जहाँ चलती थी। एक तरीके से एक व्यक्ति का शासन जहाँ होता था, वे राजतांत्रिक महाजनपद कहलाए, और इनकी संख्या ज़्यादा थी। 16-18 महाजनपदों की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें अधिकतर राजतंत्र थे। उसके बाद आता है गणतंत्र। गणतंत्र महाजनपद वे महाजनपद हैं जहाँ पर जनता के द्वारा कुछ समिति या कुछ दल बना दिया जाता था, और वे लोग वहाँ पर शासन करते थे। उन लोगों का समूह उस गणतंत्र को चलाता था। इस प्रकार गणतंत्र की सबसे प्राचीन अनुभूति, अवधारणा हमें यहाँ से मिलती है। एक समूह उस महाजनपद का शासन देखता था। ये भी 3-4 थे। और उसके बाद तीसरा है कुलीन जनपद। कुलीन जनपद यानी जहाँ पर किसी एक कुल के व्यक्ति, किसी एक परिवार, एक कुल के व्यक्ति मिलकर वहाँ पर शासन चलाते थे। ये कुलीन कहलाता था। अब यदि हम कुलीन की बात करें तो लिच्छवी वंश, और उसके अलावा 2 और, तो ये कुलीन वंश जो है, कुलीन जनपद, इनकी वैशाली और लिच्छवी, ये 2-3 जगह ऐसी थी जहाँ पर महाजनपद कुलीन तंत्र के माध्यम से, जरिए से चलते थे। तो इस प्रकार इन महाजनपदों की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, इस पर एक प्रश्न आपके मन में अवश्य उठना चाहिए, और वो प्रश्न है कि आखिर ये महाजनपद सब उत्तर भारत में ही क्यों हैं, और वो भी उस क्षेत्र में जिसे वर्तमान में हम बिहार, उत्तर प्रदेश आदि कह सकते हैं। यदि आप थोड़ा सोचेंगे तो कुछ कारणों से अवश्य आप कुछ कारण अवश्य बता सकते हैं। पहला कारण तो है इसका भौगोलिक स्थिति। नदियों से घिरे हुए, बहुत उपजाऊ जमीन, और नदियां जो थी वह नेचुरल बॉर्डर का काम करती थी, प्राकृतिक सीमाएं तय करती थी। दूसरा कारण, बहुत उपजाऊ जमीन होने के कारण यहाँ की
जनसंख्या को, वहाँ की ज़मीन, वहाँ की खेती बाड़ी उनको पाल सकती थी। तीसरा कारण, वहाँ लौह अयस्क बहुत भारी मात्रा में पाया गया। ये वे जगह है जहाँ पहली बार प्रारंभ में लोहा पाया गया। तो लोहे का किसी राज्य के बनने से क्या संबंध है? यदि आप अपने को उस काल में ले जाएं, आज से 3000 साल पूर्व के काल में जाएं, तो आप समझेंगे कि खेती जो है उस समय पत्थर से होती थी। जुताई जिसको हम कहते हैं, पत्थरों से होने वाली जुताई की एक सीमा होती है। हम ज़्यादा गहराई पे खेती नहीं कर सकते क्योंकि पत्थर टूट जाएगा। लेकिन जब लौह अयस्क की खोज हुई, लोहा मिला, तो खेती अच्छी होने लगी, जुताई अच्छी होने लगी, लोहा टूटता नहीं है। इसके कारण क्या हुआ? फसल अच्छी होने लगी, खेती अच्छी होने लगी। तो इस प्रकार वह खाद्यान्न के मामले में ये क्षेत्र जो है बड़ा संपन्न था। लोहा आने से एक फायदा और हुआ, सिक्कों का एक तरीके से आविष्कार हुआ। यानी विनिमय जो होता था पूर्व में जानवरों के रूप में या सामान के रूप में, वह अब मुद्रा के रूप में होने लगा। व्यापार एक तरीके से सरल हो गया, विनिमय एक एक्सचेंज सरल हो गया। इसके अलावा और भी अन्य कारण हैं। प्रारंभ में भौगोलिक स्थिति इसका बहुत बड़ा कारण, नदियों से घिरा होना। दूसरा, इनकी ऊंचाई स्वयं की। ये जो बहुत से जो महाजनपद हैं, ये एक अच्छे ऊंचाइयों पर स्थित थे, जिससे शत्रुओं को इन पर हमला करना कठिन होता था। तीसरा, यहाँ की उपजाऊ ज़मीन। चौथा कारण जो है, यहाँ के जो राजा लोग थे वे स्वयं बड़े बहादुर थे। इनके स्वयं का व्यक्तित्व ऐसा था कि वे लोग सक्षम थे एक सक्षम नेतृत्व देने के लिए। इस क्षेत्र में इतने सारे महाजनपदों का होने के कारणों पर यदि हम जाते हैं तो दो बिंदु और आपको याद रखने होंगे। एक कारण तो था, जैसा मैंने बताया, कि ये पहाड़ियों पर, टीलों पर थे या चारों तरफ नदियों से घिरे थे। इस प्रकार ये अभेद्य दुर्ग की तरह थे, जिन्हें भेदा नहीं जा सकता था, जिन्हें विजय पाने में जहाँ पर कठिनाई होती थी। उसके अलावा उपजाऊ ज़मीन थी, लोहा था, और तो और आर्थिक रूप से भी ये संपन्न थे। जैसा मैंने बताया कि सिक्कों की खोज हुई तो वाणिज्य का कार्य, व्यापार का कार्य बढ़ा। लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके कारण अंततः मगध ने इन सब को पराजित करके, इन सब महाजनपदों को पराजित करके अपना साम्राज्य बनाया, उसका कारण था उसकी सेना। मगध की सेना में पैदल सेना थी, घोड़े थे और शस्त्रों से लैस थे, क्योंकि लोहा उनके यहाँ भारी मात्रा में था। मजबूत ताकतवर व्यक्ति थे और साथ ही हाथियों की भारी तादाद में उन्होंने फौज तैयार की थी। यह वह पहली सेना थी जिसके पास हाथियों का दल था, जो फौज का, जो इनकी सेना का एक हिस्सा होता था। मगध की सफलता का यही कारण है कि अंततः बहुत सारे जनपद 16 जनपदों में बटे, उसके बाद ये जनपद 18 जनपद, उसके बाद ये जनपद धीरे धीरे 4 जनपदों में बट गए, और उनमें से एक था मगध, दूसरा था अवंती। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मगध आखिर विजयी अंततः क्यों हुआ? जैसा मैंने बताया, उसकी अपनी स्वयं की शक्तिशाली सेना, और बाकी अन्य कारण तो पूर्व में जो बताए गए हैं वे हैं ही। उसकी शक्तिशाली सेना ने अंततः बाकी 3 महाजनपदों को पराजित कर अपना एक छत्र साम्राज्य वहां बनाया। मगध वंश की स्थापना इसी समय से होती है। 6वीं शताब्दी ईसवी पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ। ईसवी पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के लगभग 600 वर्ष पूर्व की बात है, जब वहाँ पर एक तरीके से वंशावली शुरू हुई।
और हर्यक वंश के शासन के साथ ही हमें वहाँ का इतिहास, क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। उसका पहला राजा था बिंबिसार। बिंबिसार सर्वप्रथम राजा जो 6वीं शताब्दी के BC, ईसा मसीह के पूर्व वहाँ का शासक बना बिंबिसार। और बिंबिसार के बाद वहाँ पर 4-5 शासक आए, जिसमें शिशुनाग, और उसके बाद तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है जिसको चंद्रगुप्त ने पराजित किया, महापद्मनंद। नंद वंश का शासन हुआ। हर्यक वंश के बाद, हर्यक वंश के 4 शासक थे, उसके बाद नंद वंश का शासन हुआ, जिसमें महापद्मनंद को अंततः चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। और उसकी कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि कौटिल्य या चाणक्य के सीरियल में भी यह बड़े विस्तार से दिखाया गया है, और किस प्रकार चाणक्य के सुझाव से, चाणक्य के गाइडेंस में, मार्गदर्शन में किस प्रकार चंद्रगुप्त ने मगध पर विजय पाई। उसने अपनी विजय की शुरुआत इन सब को पराजित करने के बाद जब उसने अपना साम्राज्य बनाया, तब चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान के बादशाह को पराजित किया, सेल्यूकस। और उसको पराजित करने के बाद उसकी जो बेटी है, उसकी जो बिटिया थी, उसकी जो डॉटर थी, जिसका नाम हेलेना था, उससे उसने विवाह किया। एक संधि हुई दोनों के बीच में, और इस प्रकार उस संधि के मातहत चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य है वह अफगानिस्तान तक पहुंच गया, और हेलेना जो है वह राज परिवार में चंद्रगुप्त की पत्नी के रूप में आई। और यहाँ से हमारा जो भारत का वर्तमान इतिहास है वह बड़े क्रमबद्ध तरीके से चलता है। और इसलिए बिंबिसार से शुरू हुआ इतिहास मौर्य काल पर आकर, और उसके बाद अब हमारे इतिहास में सततता बनी है, और यह सततता का सारा श्रेय इन अभिलेखों, इन पुरातात्विक तत्वों, इन साहित्यिक पुस्तकों से जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो सत्ता पर आया, तो उसके बाद बिंदुसार आया। आप याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, 273 से 232 BC का काल यहाँ दिया है। 273 273 BC से 232 BC, बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी पूर्व। और इस प्रकार अशोक का काल जो है वह मौर्य काल में स्वर्णिम काल माना जाता है। अशोका का इतिहास काफ़ी कुछ वर्तमान भारत के इतिहास से जोड़ के देखा जाता है, और इसीलिए मौर्य काल हमारे लिए इतना अहम रखता है, अपनी अहमियत रखता है इतिहास में। अशोक के काल की जानकारी हमें, जैसा मैंने बताया बारंबार, इन्हीं अभिलेखों से मिलती है, चाहे वो ब्राह्मी लिपि में हो, चाहे खरोष्ठी में हो, चाहे वे यूनानी स्क्रिप्ट में हों, और इन स्क्रिप्ट के प्रशस्ति पत्र, इन ताम्रपत्र और इन अन्य माध्यमों के जरिए से, इन सब माध्यमों से हमें ये जानकारियाँ एकत्रित होती। इसके अलावा साहित्यिक जानकारियों की मैंने चर्चा की थी। ये यूनानी राजा को जब इसने हराया, उसके पराजित होने के बाद जो संधि हुई, उस संधि के तहत यूनानी राजा ने एक अपना राजदूत भी, पाटलिपुत्र, जो मगध की राजधानी थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, उसके शासन की राजधानी थी, वहाँ उसने अपना एक राजदूत, एम्बेसडर भेजा, जिसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका का जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ। तो इस प्रकार इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की पुस्तक और पुराण, विष्णु पुराण, ये उस काल की साहित्यिक रचनाएं हमें मौर्य काल के बारे में अभिलेखों के अलावा काफ़ी जानकारियां देती हैं। बिंबिसार से अशोक तक की जो यात्रा है, जिसमें हर्यक वंश और उसके बाद नंद वंश और फिर मौर्य वंश का आना हुआ, यह यात्रा कुल 300 वर्षों की है। और इसमें मौर्य वंश में जब चंद्रगुप्त
शासक बने 322 बीसी में, 298 में ईस्वी पूर्व में उनका स्वर्गवास हो गया, वे स्वर्गस्थ हो गया। लेकिन एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की नींव रखने में सफल हुए जो बाद में भारत के इतिहास का एक लैंडमार्क साम्राज्य माना गया। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार आए और बिंदुसार के बाद अशोक। अशोक अपने काल में जो 273 बीसी ईस्वी पूर्व में आए और 232 बीसी उनका शासन समाप्त हुआ, इस दौर में उनके द्वारा किए गए कार्य ऐतिहासिक माने जाते हैं। हम चाहे बात करें उनके कलिंग विजय की, चाहे बात करें उनके हृदय परिवर्तन की, या बात करें उनके साम्राज्य की, तो तीनों में अशोक का योगदान बहुत बड़ा है। हम चलते हैं उनके उस घटनाक्रम की ओर जिसने अशोक को वो बना दिया जिसके लिए वे आज पूरे विश्व में जाने जाते हैं, यानी कलिंग विजय। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कलिंग विजय का जो विवरण है यह भी हमें अभिलेखों के माध्यम से ही मालूम होता है। 13वां शिलालेख जिसे कहा जाता है, उस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन है। 273 बीसी में अशोक गद्दी में आए, लेकिन लगभग 4 वर्ष बाद उनका राज्याभिषेक हुआ, यानी 269 बीसी में वे फॉर्मल तरीके से राजा बने। और उसके 8 वर्ष बाद यानी लगभग 262 बीसी में कलिंग विजय का उन्होंने निर्णय लिया। आखिर क्या कारण था जो कलिंग पर उन्होंने हमला किया, और उसके बाद क्या कारण था जो कलिंग विजय एक इतनी महान घटना के रूप में जानी जाती है। कलिंग को जीतने के या कलिंग पर उनकी नज़र 4 कारणों से थी। पहला कारण उसकी सामरिक स्थिति। कलिंग यानी वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र हम मान सकते हैं, वह एक तरीके से इस जगह पर स्थित था जहाँ से अशोक या उत्तर भारत के लोगों के लिए दक्षिण भारत में जाकर व्यापार करना संभव था। तो एक तरीके से वो रास्ता था, दक्षिण भारत जाने का मार्ग था व्यापार के लिए। दूसरा, सैनिक दृष्टि से, जिसको मैंने सामरिक कहा, उस दृष्टि से भी कलिंगा अत्यधिक महत्वपूर्ण था। तीसरी बात, अशोक स्वयं एक बहुत साम्राज्यवादी राजा था। बहुत मंशा थी उसकी कि बड़े से बड़े साम्राज्य का वह राजा बने, और इसके अलावा कि उसकी विजय से यह सिद्ध हो जाता कि वह इन महाजनपदों में सबसे बड़े साम्राज्य का राजा बन गया है। इन 4 कारणों से 262 बीसी में उसने कलिंग पर हमला किया और विजय पाई। लेकिन यह विजय इतनी सरल नहीं थी। लगभग 1 लाख सैनिकों को मौत के घाट उतरना पड़ा, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, और कहा जाता है कि लगभग 5 लाख परिवार प्रभावित हुए। विजय मिली, लेकिन अशोक का दिल बदल गया। अशोक ने जब यह दृश्य जाना और यह दृश्य देखा तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ, और यही हृदय परिवर्तन अशोक को महान बना देता है। कलिंग की विजय मात्र एक घटना थी, लेकिन उस घटना के परिप्रेक्ष्य में उसके हृदय परिवर्तन ने उसे महान बनाया। उसके हृदय परिवर्तन के क्या परिणाम निकले, 7-8 कारणों पर हम जाएं, परिणामों पर जाएं। सबसे बड़ा परिणाम, जैसा मैंने कहा, उसने निर्णय लिया कि अब आगे से वह युद्ध नहीं करेगा। दूसरे शिलालेख, दूसरे नंबर के और 7वें नंबर के और 13वें नंबर के शिलालेख में इस बात का स्पष्ट जिक्र है, जहां पर अशोक ने तय कर लिया कि यह मेरी प्रथम और अंतिम विजय है। इस प्रकार 262 में उसने कलिंग विजय के बाद किसी तरह के हमले नहीं किए, और याद रखें उसका शासन जारी रहा 232 बीसी,
यानी आने वाले 30 वर्षों तक उसने किसी भी तरीके से सैन्य उपयोग नहीं किया, लेकिन दिन ब दिन अपने साम्राज्य को बढ़ाता गया। लेकिन ऐसा साम्राज्य जिसे कहा जाता है कि उसने युद्ध विजय न पाकर के धम्म विजय पाई, यानी धर्म के बल पर उसने विश्व को जीतने का जो निर्णय लिया, वह कलिंग युद्ध का ही परिणाम था। दूसरा परिणाम, उसने जन कल्याणकारी कार्यों में अपना पूरी मशीनरी लगा दी। तीसरा, हिंसा को त्याग कर अहिंसा की ओर बढ़ा और अहिंसा के पुजारी के रूप में उसने बहुत कार्य किए। चौथा, बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उसने काफ़ी योगदान दिया और एक तरीके से बौद्ध धर्म को उसने एक पूरे एशिया में फैलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही उसने विदेशी जगहों पर अनेकानेक अपने राजदूत भेजे। संघमित्रा और महेंद्र, ये दो व्यक्तियों को इसने संभाली जमीन, संभाली भूमि, यानी जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं, वहाँ भेजा और इस प्रकार श्रीलंका को पूरे बौद्ध धर्म के आधार पर उस पर अपनी एक तरीके से विजयी बनाई। तो इन कारणों को ध्यान में रखते हुए हम मान सकते हैं कि यह कलिंग युद्ध कितना इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और अशोक किस प्रकार हृदय परिवर्तन करता है और फिर धर्म विजय की ओर बढ़ते हुए युद्ध विजय को तिरस्कृत कर देता है।